हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। मैं एक टीचर हूं और टीचर का दिल जरा कमजोर होता है। टीचर जल्लाद नहीं होता और टीचर स्टूडेंट्स को अपने बच्चे समझता है। बच्चे अक्सर गलत डिमांड करते हैं, या तो मैं उनको कन्विंस करता हूं या उनसे कन्विंस हो जाता हूं। बहुत तकलीफ में हूं। 4000 बच्चे हंगर स्ट्राइक करें तो मैं कैसे खाना खा सकता हूं। बड़ा अपने आप को हेल्पलेस समझ रहा हूं। सोचा था कि नहीं बोलूंगा नीट के और जेईई के और क्लैट के पोस्टपोनमेंट पे, लेकिन मेरी कॉन्शियंस मुझको परेशान कर रही है। बहुत लोग 11 स्टेट्स के बच्चे सुप्रीम कोर्ट में गए, रिलीफ नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस मिश्रा लेड बेंच ने कहा कि लाइफ तो चलती रहेगी। अब ये बच्चों ने आर्गुमेंट भी सही नहीं किए। अगर अब तक आपने लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज सब्सक्राइब नहीं की तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जो सबसे बड़ा आर्गुमेंट आपके अगेंस्ट है कि 0 ईयर हो जाएगा, एकेडमिक ईयर का नुकसान हो जाएगा, आपने उस पर रिसर्च ही नहीं की। आपके लॉयर्स कोर्ट को बता ही नहीं पाए कि एकेडमिक कैलेंडर कैसे बनाया जाता है, क्या लॉस होने की पॉसिबिलिटी है, अगर लॉस हो तो उस लॉस को मेकअप कैसे किया जाए। लेकिन पेशेंस रखिए। कोर्ट ने कहा कि लाइफ जो है उसकी तरफ हमें लौटना चाहिए। वो अलग बात है कि अभी सुप्रीम कोर्ट की एक 7 जज बेंच जो है उसने कोर्ट की लाइफ नॉर्मल नहीं की है, और अभी ये कहा है कि एक एक्सपेरिमेंटल लेवल पे 3 बड़े रूम्स को कोर्ट बनाने की कोशिश की जाएगी फिजिकल हियरिंग रिटर्न करने के लिए। लेकिन मैं अभी इस थीम पे पहले आता हूं। पहले आइए जरा सा बात कर लें कि हम कितने लाख बच्चों को कह रहे हैं कि एग्जाम दें। कोई तकरीबन 15-20 लाख बच्चे इन्वॉल्व हैं। यानी कमाल हो गया कल कि जो बच्चे विदेशों में हैं, और हमें मालूम है कि फ्लाइट्स नॉर्मल नहीं हैं और वंदे मातरम फ्लाइट्स की भी फ्रीक्वेंसी कम है और फेयर ज्यादा है, उनको हम इतने बड़े डिजिटल लीडर होने के बावजूद वहां पे उनका एग्जाम नहीं कर सकते, जबकि जेईई का कर रहे हैं। उनसे हम कह रहे हैं वो यहां आ जाएं और यहां आके क्वारंटाइन करें और फिर एग्जाम दें। मैं समझता हूं कि कोई भी लॉ जो आर्बिट्रेरी है वो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। लेकिन पहले जरा जान लें कि लाइफ क्या है। अब हमारी सुप्रीम कोर्ट लाइफ को, और जाहिर है कि ये कोर्ट ऑफ राइट्स है, हम आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अपने अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए। तो जरा सा राइट टू हेल्थ पे कोर्ट क्या कह चुकी है और क्या भारत का लीगल सिस्टम कहता है और इंटरनेशनल लॉ क्या है, उसकी बात पहले करेंगे। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो राइट टू हेल्थ है उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट माना है, आर्टिकल 21 का हिस्सा। लेकिन राइट टू एजुकेशन अब जाकर फंडामेंटल राइट बना है। पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल था 21A में, और ये राइट है सिर्फ 6 से 14 साल के बच्चों का। हायर एजुकेशन की बात हम आज कर रहे हैं, नीट में, जेईई में, क्लैट में, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो राइट टू एजुकेशन, हायर एजुकेशन के बारे में फंडामेंटल राइट नहीं है, मगर राइट टू हेल्थ फंडामेंटल राइट है। इस बात को भी उतनी अच्छी तरह आप लोग कोर्ट में नहीं रखने पाए जितनी जरूरत थी। जरा पेशेंस रखें, आप लोग यंग हैं लेकिन पेशेंस रखें। देखिए 1643 में सर थॉमस ब्राउन ने रिलीजियो मेडिसी में लिखा, द वर्ड इज नॉट एन इन बट अ हॉस्पिटल। क्या है हेल्थ? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, अंडरलाइन कर लें ये, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफर्मिटी। ये मैंने पढ़ दिया आपको WHO के कॉन्स्टिट्यूशन से। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि बीमारी नहीं है, बल्कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। क्या आज हम कह सकते हैं कि भारत में जब
31 लाख से ज्यादा लोग कोविड पॉजिटिव हैं, 57,000 से ज्यादा डेथ हो चुकी हैं। पिछले 17-18 दिन से भारत में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पॉजिटिव टेस्ट आ रहे हैं। तो हमारी मेंटल हेल्थ और वेलबीइंग जो है वो हमने अचीव कर रखी है। आर्टिकल 12 है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जिसकी इंडिया ने रेटिफाई किया है 10 अप्रैल 1979 को। यह कहता है कि स्टेट पार्टीज रिकॉग्नाइजिंग द राइट ऑफ एवरीवन टू द एंजॉयमेंट ऑफ हाईएस्ट अटेनमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। यहां क्वेश्चन मेंटल हेल्थ का है। बच्चे जाएंगे एग्जाम देने, पेरेंट्स की क्या मेंटल हेल्थ है? बच्चों के ऊपर प्रेशर है ट्रेवल करने का, उनकी क्या मेंटल हेल्थ है? यही बात आ गई थी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 25 में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इनजस्टिस इन हेल्थ इज द मोस्ट शॉकिंग एंड इनह्यूमेन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ले लें, हेल्थ यूनियन लिस्ट में कहीं है ही नहीं, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, बल्कि आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, 47 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। टिल 1970 हमारी सुप्रीम कोर्ट का व्यू यह था कि राइट टू लाइफ का मतलब है यू विल नॉट बी किल्ड। फिर कोर्ट में वो लिबरल एटीट्यूड आया और कोर्ट ने एक्सपेंड कर दिया राइट टू लाइफ और उसको कह दिया मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस लाइफ नहीं है, बल्कि राइट टू लिव विद डिग्निटी है। और 21, 22 राइट्स आर्टिकल 21 में रीड कर दिए। ये पूरा जो राइट टू हेल्थ आ रहा है ये इन्वायरमेंटल लिटिगेशन में आ रहा है। इसमें पहले कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है और बाद में ये कहा राइट टू हेल्थ है। बहुत जल्दी 30 सेकंड में मैं आपको केसेस के नाम बता रहा हूं। म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीचंद 1980, कोर्ट ने कह दिया कि ये पब्लिक हेल्थ प्राइमरी ड्यूटी है स्टेट की अंडर आर्टिकल 47। फिर एज फंडामेंटल राइट इसे माना सुभाष चंद्र बोस के 1992 के केस में, महेंद्र प्रताप सिंह के 1997 में, CERC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1995 में। यहां बात हो रही है हेल्थ केयर ऑफ वर्कर्स, महेंद्र सिंह के केस में 1997 में, और वीरेंद्र सिंह के केस में कह दिया कि इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल, एयर वाटर पोल्यूशन ये सब राइट टू हेल्थ के वायलेशन है। यानी हेल्थ जो है वो लाइफ का हिस्सा है। जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है लाइफ मस्ट रिटर्न नॉर्मल, वो मस्ट रिटर्न नॉर्मल विद हेल्थ की केयर, मेंटल और फिजिकल। अब आइए जरा सा हम बात कर लेते हैं कि जो कंसर्न्स अब तक एक्सप्रेस किए गए हैं उस पे किस तरीके की बात हुई है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि प्रॉपर क्वेश्चन जो था वो आंसर नहीं किया लॉयर्स ने। क्वेश्चन ये था कि अगर अब इम्तिहान और पोस्टपोन हुआ, टेस्ट जेई का, आपका नीट का और क्लैट के बारे में भी बात है, मैं क्लैट के बारे में थोड़ा और बाद में बोलूंगा अभी, तो 1 साल 0 ईयर हो जाएगा। सरकार ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया हम 0 ईयर नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं। अब 0 ईयर की क्या पॉसिबिलिटी है? मैं ये समझता हूं कि अगर कोर्ट को बताया जाता कि 0 ईयर नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारे पास कम से कम 4-5 ऑप्शन हैं इस एकेडमिक ईयर को बचाने के, तो कोर्ट कन्विंस हो जाती। गलती जजेस की नहीं है, गलती है जिस तरीके से आपने आर्गू किया। देखिए, पहले ये जजेस को समझाने की जरूरत है कि हमारे यहां अब ज्यादातर जगह सेमेस्टर सिस्टम हो गया है। सेमेस्टर सिस्टम का साइज बार काउंसिल ऑफ इंडिया की रेगुलेशन ले लें, MCI की ले लें, AICT की ले लें, मैं आपको टाइम टेबल दिखा रहा हूं IIT दिल्ली का, उस आप एकेडमिक कैलेंडर को देख लें। 14 वीक से 16 वीक सेमेस्टर साइज होता है। फिर 2 हफ्ते एग्जाम के लिए होते हैं। अब अगर इसमें 2 वीक्स 3 वीक्स कम कर दिए जाएं, आसमान नहीं गिरने वाला है। लेकिन अगर आप बहुत ही पर्टिकुलर हैं कि हम 14 वीक से कम में नहीं करेंगे मामला,
या 16 वीक से कम में नहीं करेंगे मामला, तो मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूं जिस तरीके से आपको आर्गू करना चाहिए था कि अगर हम ये एग्जाम अक्टूबर में भी ले जाएं, सितंबर में सब लोग कह रहे हैं कि कोविड-19 की पीक अचीव होने वाली है, दिल्ली में कुछ पॉजिटिव साइन आए, फिर कल से आपने देखा नंबर बढ़ गए, तो अगर 1 दिसंबर से 30 मार्च तक हम जाएंगे तो हमारे 16 वीक्स पूरे हो गए और 2 वीक और हम ले लेंगे तो हमारे एग्जाम्स हो जाएंगे और फिर हम 15 अप्रैल में ये सेमेस्टर पूरा कर देंगे। 16 अप्रैल से लेकर हम 15 अगस्त तक चले जाएंगे तो आपके 16 वीक्स पूरे हो गए, 2 वीक में एग्जाम ले लिया, 30 अगस्त को आपका एकेडमिक ईयर खत्म हो जाएगा बिना कुछ किए। कोई रिडक्शन नहीं है इस मॉडल में, मॉडल नंबर 1। और 1 सितंबर से नेक्स्ट सेशन शुरू हो जाएगा, एकेडमिक ईयर 0 नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन ले लीजिए कि आप एग्जाम अक्टूबर में कर लें, एडमिशंस पूरे कंप्लीट कर लें, सेंट्रलाइज काउंसलिंग कर दें, फास्ट एडमिशन कर दें, 1 नवंबर से अगर आप क्लासेस शुरू करें तो इसी मैं मॉडल पे चल रहा हूं। 16 वीक्स का सेमेस्टर, 2 वीक के एग्जाम, 1 नवंबर से 28 फरवरी तक आपके 16 वीक हो गए और फिर आप 2 वीक के जो है एग्जाम कर लेंगे और फिर आप जो है अपना नेक्स्ट सेशन जो है वो मार्च में शुरू कर देंगे, जून में उसे खत्म कर लेंगे और जुलाई से आप नेक्स्ट सेशन एकेडमिक ईयर शुरू कर सकते हैं। और अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर को 15 अक्टूबर से शुरू कर लें अपना एकेडमिक सेमेस्टर, 15 फरवरी तक खत्म हो जाएगा, फिर आप 2 वीक में एग्जाम ले लेंगे, 1 मार्च से आप नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू कर देंगे, 30 जून को नेक्स्ट सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, 15 जुलाई तक एग्जाम, 16 जुलाई से आप अपना नेक्स्ट एकेडमिक ईयर शुरू कर देंगे। और अगर आप बात ले लें एक ऑप्शन कि अगर आपने 30% सिलेबस कम कर दिया है 10th और 12th में, तो इस साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इमरजेंसी है, इसमें अगर हमने सिलेबस कम कर दिया तो फिर हम अपना ये सेमेस्टर 16 वीक के बजाय थोड़ा छोटा कर लेंगे सेमेस्टर, 1/3 अगर हम उसे कम कर लें तो 1 दिसंबर को हम सेमेस्टर शुरू करें और हम खत्म कर लेंगे उसको फिर 3 मंथ्स में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, और फिर आप एग्जाम कर लेंगे और फिर नेक्स्ट सेमेस्टर आप शुरू कर लेंगे, इसमें भी आपका सेशन नहीं होगा। लेकिन आज मैं एक और ऑप्शन देने जा रहा हूं। ये जो पूरा सेमेस्टर सिस्टम है, क्योंकि आप टीवी चैनल्स पे उन लोगों को देख रहे हैं जो हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व नहीं है, या तो पॉलिटिशियन है या सोशल एक्टिविस्ट है या बिजनेसमैन है या बहुत बड़े पब्लिक फिगर है। देखिए, जो हमारा ये सिस्टम है इसमें क्रेडिट सिस्टम है, ज्यादातर कोर्सेस 3 क्रेडिट के होते हैं। 3 क्रेडिट का मतलब यह है कि हर वीक उसमें 3 घंटे की पढ़ाई होती है। अगर आप संडे वर्किंग कर देंगे, सैटरडे वर्किंग कर देंगे, टाइम टेबल ऐसे बना देंगे तो बिना कुछ क्रेडिट कंप्रोमाइज आप किए आप कोई बात कर सकते हैं। लेकिन मैं ये आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं कि अगर 1 नवंबर को भी आपने शुरू किया तो आप इजीली फरवरी तक ले जाएंगे एक सेमेस्टर, फिर आप पूरा वीक्स को अगर 30% सिलेबस कम किया है तो 16 वीक के बजाय 12 वीक का अगर आपने सेमेस्टर बना दिया तो आप इजीली 3-3 महीने के सेमेस्टर 16 वीक के बजाय 12 वीक के सेमेस्टर कर लें, कोई एकेडमिक ईयर का लॉस नहीं हो रहा। आईआईटी दिल्ली का मैंने एकेडमिक कैलेंडर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख लीजिए। सेमेस्टर शुरू होना था 17 अगस्त से, क्लासेस शुरू होने थे 20 अगस्त से, और ये क्लासेस जो थे ये चलने थे आपके एग्जाम होना था 9 दिसंबर से। तो ये भी सेमेस्टर का साइज वही है जो मैंने आपको बता दिया। ना आईआईटी में आसमान गिरने वाला है, ना नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में। मैं नालसर का अगर बता दूं, नवंबर दिसंबर हम बंद रहते हैं। अगर हम नवंबर दिसंबर वर्क कर लें इस साल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, थोड़ा सा सेमेस्टर अगला वाला अगर हम 30 अप्रैल को खत्म करते हैं उसके बजाय जून में कर लें,
तो बिल्कुल हम एकेडमिक ईयर को भी सेव कर सकते हैं, बच्चों की जो एंजाइटी है उसको भी कम कर सकते हैं, जो उनके माइंड में ये आ रहा है कि हम बिल्कुल एक इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि हम केयर ही नहीं करते उनकी। अल्टीमेटली हर लीगल सिस्टम में लोगों की केयरिंग एटीट्यूड सामने आना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का एक नहीं, दो नहीं, बहुत से जजमेंट हैं। ये ज्यादातर जो जजमेंट्स हैं ये आए हैं, आपको मैं बता दूं, मेडिकल के सिलसिले में। एमसीआई का जो टाइम टेबल है वो बहुत सख्त है, उनकी रेगुलेशन में भी ये बात आ गई और फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने भी फिक्स कर दी कि साहब 30 सितंबर तक एडमिशन हो जाने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के ही केसेस में अगर आप चले जाएं, प्रिया गुप्ता का जजमेंट है वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2012 का, कोर्ट ने माना है इन वेरी रेयर एंड एक्सेप्शनल केसेस ऑफ प्रेसिंग इमरजेंसी, अंडरलाइन कर लें प्रेसिंग इमरजेंसी। और ये वो जजमेंट है जो जस्टिस अरुण मिश्रा ने खुद कोट किया है जब वो चीफ जस्टिस थे कलकत्ता हाई कोर्ट में। इस केस का नाम था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर सुकर्णा मुखर्जी। कलकत्ता हाई कोर्ट का जजमेंट है ये 2014 का। इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में 30 सितंबर लास्ट डेट होनी चाहिए एडमिशन की, लेकिन अगर प्रेसिंग इमरजेंसी है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, तो ये 30 सितंबर स्टोन में नहीं लिखी हुई है। और केस ले लें आप, आशा वाला जजमेंट है। इस जजमेंट में भी ये बात कही गई कि भाई नॉर्मल कंडीशन में ये 30 सितंबर की डेट है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ये डेट आगे की जा सकती है। और कितने ऐसे जजमेंट हैं जो मैंने नोट किए हैं, जो मैं आपको बता सकता हूं, जिसमें एडमिशन हुए हैं डेट के बाद। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट ले लें, श्री लक्ष्मी नारायण आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लास्ट डेट 23 अगस्त थी, लेकिन लास्ट काउंसलिंग जो है वो 31 दिसंबर तक हो रही है और जो बची हुई सीटें हैं उन पे एडमिशन हो रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का जजमेंट है। जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस एमआर शाह का यही मुद्दा था कि आयुष के जो कॉलेज हैं उनमें भी नीट से एडमिशन होगा। और इस केस में भी ये बात सामने आई कि साहब 15 फरवरी तक जो है वो एडमिशन बीएचएमएस में हुए हैं। तो मलिक धर का केस है वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल, ये एमए इन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी का मामला है। लास्ट डेट एडमिशन की 15 फरवरी 95 थी, फिर वो एक्सटेंड करके 23 फरवरी 95 की गई। तो अगर ये आप कोर्ट के जजमेंट्स भी पढ़ेंगे तो उन सारे जजमेंट में आपको, अभी एक ले लें, कृष्णा सोदी का जजमेंट है वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का, जस्टिस एमआर शाह का जजमेंट है, इसमें जस्टिस अरुण मिश्रा भी थे, उनके साथ जस्टिस बीआर गवाई भी थे। 13 दिसंबर 2019 का जजमेंट है। हर जजमेंट में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस फेडरेशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस्ड आयुर्वेदिक कॉलेजेस, इसमें भी लास्ट डेट की बात हो रही है कि भाई यूजी में 15 अक्टूबर तक होगा, पीजी में 31 अक्टूबर तक होगा। यानी कोर्ट किया एक कंसिस्टेंट लाइन रही है कि नॉर्मल हालात में 30 सितंबर तक एडमिशन होगा, यानी क्लासेस अक्टूबर से होंगी, जो बची हुई सीटें हैं एटलीस्ट। और अगर प्रेसिंग इमरजेंसी है तो ये चीज एक्सटेंड की जा सकती है। मैं ये समझता हूं कि कोविड-19 की जो सिचुएशन है वो प्रेसिंग इमरजेंसी है जिसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में दिया है, और उसको इन्वोक करते हुए अगर इस एग्जाम को पोस्टपोन किया जाएगा, आसमान नहीं गिर पड़ेगा, एकेडमिक कैलेंडर जो है वो 0 ईयर नहीं होगा। मैंने आपको पूरा क्रेडिट सिस्टम, सेमेस्टर की लेंथ सब बता दी। अब क्लैट के सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि जब मैं लास्ट ईयर प्रेसिडेंट था कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का, तो स्टूडेंट्स की स्ट्रेस 2 घंटे में उनसे 200 क्वेश्चंस कराए जाते हैं। मैंने कहा ये बहुत ज्यादा है, मैं हर साल कहता रहा हूं।
इसी तरह लीगल एक्यूमेन के नाम पे जो हम लॉ में उन्हें टेस्ट करते रहे, मैं कहता रहा हूं कि ये एक अच्छी चीज नहीं है। वो हमसे लॉ पढ़ने आ रहे हैं और हम उन्हें लॉ में टेस्ट करें। मेरी बात कंसोर्शियम ने मानी। हमने बहुत मेजर रिफॉर्म्स 2020 क्लैट के लिए किए। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई कि कोविड-19 हो गया। अब जो कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है, उसमें हम अपने फोरम में आपके सारे कंसर्न रखते हैं। बड़ा फ्रैंक एंड फ्री डिस्कशन होता है। लेकिन डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल ये भी है कि आपने अपनी बात कह दी, उसके बाद मेजॉरिटी ने जो जजमेंट दे दिया या फैसला कर दिया, सब उसमें शामिल हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि यहां पे जो मेजॉरिटी कह रही है कि भाई बच्चों का एक सर में दर्द है इस एग्जाम का, खत्म हो जाए एक बार। कल कुछ टीवी चैनल्स पे भी लोगों ने कहा कि गेट ओवर इट। ये बात भी ठीक है। ये बात भी ठीक है कि किसी को यह नहीं मालूम कि सिचुएशन क्या आगे और ज्यादा खराब होने वाली। लेकिन यह कि हमने आपके व्यूज डिस्कस किए हैं, आपके कंसर्न्स पर डिबेट की है, और जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाए जाएंगे और बनाए गए हैं वो और टेस्ट के मुकाबले थोड़े और बेहतर ही हो सकते हैं। हमें यह भी एश्योरेंस दी गई है कि किसी भी बच्चे को टेस्ट में जाने के लिए 50-70 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा। कोई भी बच्चे को अपनी स्टेट क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेट क्रॉस करने के अभी तक भी कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज में ट्राइमेस्टर सिस्टम है, उनके लिए जल्दी क्लासेस करना जो है वो जरूरी है। इनफैक्ट मैं तो यहां तक कह चुका हूं कि क्या पॉसिबल है कि हम इस बार एडमिशन 10th और 12th के मार्क्स पे करें। इस पे कंसेंसस नहीं हो पाई, लेकिन कल ही AICTE ने MBA के एडमिशंस के लिए कॉलेजेस को ये छूट दे दी है कि जो टेस्ट हो गए, उसके अलावा अगर वो चाहें तो वो जो क्वालिफाइंग एग्जाम में मार्क्स हैं उनके बेसिस पे एडमिशन कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि ये एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। बहुत से बच्चों ने अपने 12th के और 10th के मार्क्स पे उतना जोर नहीं दिया, उतनी मेहनत नहीं की। वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सिलेबस के हिसाब से तैयार करते रहे अपनी तैयारी। तो मैं ये प्रेस नहीं कर रहा हूं कि हम नेसेसरली ये करें, लेकिन ये कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन का अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉल्यूशन किया जाएगा, उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है बच्चों के एकेडमिक ईयर को ख़त्म कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो बच्चे खुद अपना एकेडमिक ईयर सेव करना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा तो उनको इस बात की फिक्र है कि वो बच जाए। अल्टीमेटली ये माइंड में रखना चाहिए कि कोई भी एग्ज़ाम हो, वो एग्ज़ाम सेंट्रिक अप्रोच, मैं यूजीसी के सिलसिले में भी कहता रहा हूं, हिंदू में आर्टिकल भी लिखा, वो सही अप्रोच नहीं है। अप्रोच होनी चाहिए लर्निंग। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लर्निंग आउटकम पर बहुत फोकस है। मैं समझता हूं कि यहां भी हम एडमिशन सेंट्रिक अप्रोच अपना रहे हैं और बच्चों की हेल्थ और उनका राइट टू लाइफ जो है उस पे कहीं ना कहीं हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं। देखिए, एग्जाम जो है वो प्राइमरी रहे और लाइफ ऑप्शनल रहे, ये एक आर्बिट्रेरी व्यू होगा, ये एक सही व्यू नहीं होगा। मैं ये समझता हूं कि ये बात कह देना कि हम एग्जाम बहुत प्रिकॉशन से लेंगे, प्रोटोकॉल से लेंगे, अभी गुजरात का एग्जाम हुआ, कर्नाटका का एग्जाम हुआ, ये छोटे छोटे एग्जाम थे, लेकिन जो बात कागज पे कही जाती है वो वास्तव में रियलिटी में नहीं होती। अभी फ्लाइट्स देख लीजिए, 33% सिर्फ फ्लाइट्स डोमेस्टिक चल रही हैं। ऑक्यूपेंसी जो है फ्लाइट्स में वो अभी 10-15% है। तो लाइफ अभी नॉर्मल नहीं हुई है। मेट्रोज अभी तक नहीं चली हैं, होटल्स अभी तक नहीं खुले हैं। तो इन सब चीज को देखते हुए मैं ये समझता हूं कि भारत सरकार को इस मुद्दे पर एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए और ये जो बच्चों की मेंटल एंजाइटी है उसको बहुत सिंपैथेटिक तरीके से कंसीडर करना चाहिए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। जो लोग जेईई और नीट का एग्जाम दे रहे हैं,
क्लैट के एस्पिरेंट नहीं है, उनको भी लॉ जानना चाहिए, क्योंकि लॉ में ड्यूटी है इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेड। आपको लॉ जानना जरूरी है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।